हाँ जी प्रिया, क्या हाल है बेटा। गुड इवनिंग प्रिया, गुड इवनिंग। हाँ जी हर्ष, गुड इवनिंग, कैसे हैं बेटा। विवेक, गुड इवनिंग। हर्ष, चलिए बढ़िया ही काम है। ओम, कैसे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। आज इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोदी गिलानी मिरर मॉडल स्टडी करेंगे। और मोदी गिलानी के साथ साथ हम स्टडी करेंगे, मोदी गिलानी के साथ साथ हम स्टडी करेंगे आपको रिजिडल मॉडल। विवेक, आपने जो पूछा था वो मैं आपको बता रहा हूं। आपने जो क्वेश्चन पूछा था वो उन्होंने क्या था कि भाई अगर इक्विटी शेयरहोल्डर को ये पैसा नहीं दिया जाता तो वो कहीं पे इन्वेस्ट नहीं करता, और जब कहीं पे भी नहीं इन्वेस्ट करता, वो पैसा इक्विटी शेयरहोल्डर को नहीं देंगे तो इन्वेस्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा तो क्या होगा, उसमें उसको रिटर्न नहीं आएगा। तो जो इन्वेस्टमेंट नहीं करने से रिटर्न नहीं आया, उसके कारण जो लॉसेज हुआ उसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी लॉस। हाँ, उस लॉस को कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहा जाता है, दैट इज सेड टू बी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब चलिए, हमने लास्ट क्लास में आपको कहा था गॉर्डेंस मॉडल से स्टडी करनी है। अभी सिंह, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो गॉर्डेंस मॉडल में हमने क्या कहा था आपको, यहाँ पे मैंने बताया था गॉर्डेंस मॉडल। दिस मॉडल इज सेम एज वाल्टर्स मॉडल। मार्केट प्राइस एज पर गॉर्डेंस मॉडल में ये होता है, जिसमें बी आपको रिटेंशन रेशियो होता है, जी मीन्स ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट इक्वल टू बी इंटू आर होता है, बी इंटू आर। अब इसके बाद हमें आपको क्या निकालनी है इसमें, इट हैज सेम एजम्पशन एज पर वाल्टर्स मॉडल, लेकिन इसमें दो एजम्पशन ज़्यादा होता है, आर ए ग्रेटर देन के ई होता है और आर नॉट इक्वल टू के ई होता है। ये वाला चीज़ आपको समझना पड़ेगा, डेट इज आर ग्रेटर इक्वल टू के ई, ये बात को आपको माइंड में रखना पड़ेगा। फिर मैं आपको यहाँ पे बोला, ये वाली क्वेश्चन मैंने बताया था, यहाँ पे डिविडेंड रिटेंशन रेशियो 50% का मतलब डिविडेंड पे आउट रेशियो भी 50% है। अगर ईपीएस 10 रुपया है तो डिविडेंड पर शेयर कितनी होनी चाहिए, 50% ऑफ ₹6, दैट इक्वल टू 10, दिस इक्वल टू ₹5 होनी चाहिए। लेकिन अगर क्वेश्चन में 6 दिया तो हम 6 लेकर हम कंटिन्यू करेंगे। ये चीज़ें मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था आप लोग के साथ। अब सुनिए, इस पर मैंने क्वेश्चन भी बनाया था। अब आपकी स्टडी मटेरियल एक बार देखते हैं, स्टडी मटेरियल में कौन सा है। ये आपका स्टडी मटेरियल है। ये क्या है, डिविडेंड डिसीजन एंड डिविडेंड थ्योरीज। ये आपका डिविडेंड डिसीजन एंड डिविडेंड थ्योरीज दी हुई है। तो इसमें आपको ये लिख नहीं सकते क्या इसको, लेकिन बेटा एक मिनट,
यहाँ पे अनलॉक है तो लिखा तो जा सकता है, इसको क्यों नहीं लिखा जा रहा? अनलॉक, चलिए कोई प्रॉब्लम आया होगा आपको। यहां पे डिविडेंड डिसीजन में आ जाता है क्या, सुनिएगा बेटा। देखिए ये वाली क्वेश्चन था आपको, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको वाल्टर्स मॉडल पे बेस्ड है। वाल्टर्स मॉडल पे जब बेस्ड है तो हम ये 15% है, 5% है और 10% है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, ये आपका रेट ऑफ रिटर्न आर दिया हुआ है, दिस इज गिवन आर। एक मिनट बेटा, ये क्यों खुल क्यों नहीं रहा है? ऐसे करने के बाद हम ओपन इन माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है माइक्रोसॉफ्ट एज में खोलते हैं, नहीं लिख पा रहे हम। चलिए कोई बात नहीं। तो ये स्टडी मेटेरियल की क्वेश्चन मैंने दिखाया। निखिल गुड इवनिंग। स्टडी मेटेरियल की क्वेश्चन भी आपको बहुत आसान क्वेश्चन था और ये तरीका से आप लोग कर सकते हैं। एक बार मैं आपको एक बार और स्टडी मेटेरियल की क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। ये मैं कुछ प्रॉब्लम हुई है, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, उसको लिखना चाहिए था मैं। न्यू सिलेबस, ओपन विथ अब देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमें बनानी है। देशराज गुड इवनिंग सर। चलिए हरप्रीत गुड इवनिंग, गुड इवनिंग निखिल गुड इवनिंग। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बेटा। इस क्वेश्चन में ये आपको आर दिया हुआ है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आर दी हुई है, वाई आप 5% है और ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पे बताइए डिविडेंड पे आउट रेशियो कितनी होनी चाहिए? डिविडेंड पे आउट रेशियो आर ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इस केस में डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 होनी चाहिए। और ये 5% है, 10% है, ये इस केस में डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% होनी चाहिए। ये 10% है, तो ये इन डिफरेंट लेवल्स है। हाँ, उस तरह करके ये वाली चीज़ें सारे के केसेस में हमने उन्होंने मार्केट प्राइस पर शेयर निकाला है। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो आर ग्रेटर देन दिस, उन्होंने कहा कि 100 डिविडेंड, ये अलग ढंग से कितना लंबा चौड़ा बना के 150 बनाई है मार्केट प्राइस पर शेयर। उसी तरह ये मार्केट प्राइस पर शेयर निकाला है, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी हमने बनाया। आप लोग प्लीज स्टडी मटेरियल क्वेश्चन जरूर करेंगे आप लोग। दूसरी बात है यहाँ पे गॉर्डन्स मॉडल का क्वेश्चन है। गॉर्डन्स मॉडल में भी वो ऐसा ही बात दिया हुआ है, आपको ये 12% दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका 10% दिया हुआ है, ये 8% दिस, ईपीएस आपको 12 दिया हुआ है। अब इसको कैसे बनाएंगे? इसको भी आपको सेम ऐसे ही बनाना है, ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करनी है और ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम आपको राइट करेंगे। ये फॉर्मूला बनाना है और ये फॉर्मूला बना के हमें लिखना है। अच्छा यहाँ पे है राइटिंग का, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे ये आपको आर दी हुई है, ये आपको आर दिया हुआ है, ये आपको आर दिया हुआ है, ये आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, ईपीएस है। तो हमारे पास आप बताइएगा मार्केट प्राइस पर शेयर एज पर वाल्टर्स मॉडल क्या होता है? अर्निंग पर शेयर 1 माइनस बी होल डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी होता है। तो जी के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं बताइएगा? जी इक्वल टू होता है बी इंटू आर। तो भाई बी कितनी है? बी मीन्स रिटेंशन रेशियो। तो आपको इसमें बोली गई है जब यहाँ पे आपका जब ज़्यादा होगा तो यहाँ पे ग्रोथ रेट, उन्होंने कहा कि रिटेंशन रेशियो आपका 25%, क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है डिविडेंड पे आउट रेशियो?
उन्होंने कहा डिविडेंड पे आउट रेशियो 25% अगर है तो जब डिविडेंड पे आउट रेशियो 25% है तो बी कितना होगा, फर्स्ट केस के मैं बता रहा हूँ 75% होगा, 75%। तो ये आपका 0.75, फर्स्ट केस में बता रहा हूँ। आर कितनी है, 12 है, तो ये कितना हो जाएगा 12%, तो ये 9% हो जाएगा। अब इसकी ईपीएस कैसे निकलेगा प्लीज बताइएगा। ईपीएस अर्निंग पर शेयर, तो अर्निंग पर शेयर यहाँ पे 12 है, 1 माइनस बी के प्लेस पे कितना हो जाएगा 0.75। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका 10% है, यहाँ पे 10% माइनस 0.09, तो इसकी मार्केट प्राइस आप बताइए कैसे निकल जाएगा। 12 इंटू 0.25 डिवाइड 0.01, तो ये ₹300 मार्केट प्राइस निकल जाएगा। तो क्या आप एग्जैक्टली सेम तरीके से बाकी का निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, उन्होंने ₹300 मार्केट प्राइस निकाला, क्या आप बाकी का निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। इस केस में मार्केट प्राइस क्या होगा, ऐसे इस केस का आप मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। इस केस का मार्केट प्राइस निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते। तीनों केसेस में जब डिविडेंड पे आउट रेशियो 25% हो, जब 50% हो, जब डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% हो। हाँ जी दीपू, पुराना तरीका क्वेश्चन है, कर सकते हैं, तो इस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग, डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी। अब हम आज क्या स्टडी करने जा रहे हैं, डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी स्टडी करने जा रहे हैं, जो मिलर एंड मोदिग्लानी मॉडल, डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहता है, इसको प्लीज आप लोग समझने की कोशिश करो। ये कहता है कि चाहे आप डिविडेंड पेमेंट करें चाहे डिविडेंड पेमेंट नहीं करें, ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म हमेशा क्या होता है, सेम होता है। और वैल्यू ऑफ द फर्म का उन्होंने क्या फॉर्मूला बताया, उन्होंने कहा कि वैल्यू ऑफ फर्म इक्वल टू मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। वैल्यू ऑफ फर्म इक्वल टू मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो ये हमेशा सेम होता है। तो इसके बेसिस पे हम आपको एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं और उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हम समझेंगे। तो आपको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं नए कंसेप्ट, मोदिग्लानी मिलर मॉडल। मोदिग्लानी साहब क्या कहते हैं, चाहे देखिएगा, एज पर मोदिग्लानी मिलर मॉडल, यहां पे देखिए, हाँ जी प्रीति, विवेक, प्रिया और बाकी बच्चे नहीं आ जा रहे हैं। एज पर मोदिग्लानी मिलर मॉडल, एज पर मोदिग्लानी मिलर मॉडल लिखते रहेंगे आप लोग भी। ये क्या कहता है कि डिविडेंड की पॉलिसी पे वैल्यू ऑफ द फर्म डिपेंड नहीं करता, चाहे डिविडेंड पेमेंट करें चाहे डिविडेंड पेमेंट ना करें, वैल्यू ऑफ द फर्म हमेशा क्या होता है, सेम होता है। मोदिग्लानी साहब क्या कहते हैं, चाहे डिविडेंड पेमेंट करें चाहे डिविडेंड पेमेंट ना करें, वैल्यू ऑफ द फर्म हमेशा क्या होता है, सेम होता है। इनके जम्पशंस है कि टैक्स रेट नहीं होता है, ब्रोकरेज कॉस्ट नहीं होता है, इशू कॉस्ट नहीं होता है, और आपको कोई पर्सनल टैक्स नहीं होता। तो ये सारी एजम्पशन पे इन्होंने कहा कि भाई डिविडेंड की पॉलिसी क्या कहता है कि वेदर डिविडेंड इज पेड और डिविडेंड इज नॉट पेड, वैल्यू ऑफ द फर्म रिमेन्स सेम। एज पर मोदिग्लानी मिलर मॉडल, एज पर मोदिग्लानी मिलर मॉडल, whether डिविडेंड, हाँ गलती बोल रहा है, वेदर डिविडेंड इज पेड और नॉट पेड, वैल्यू ऑफ फर्म
रिमेन्स सेम, वैल्यू ऑफ द फॉर्म वो हमेशा क्या होता है बेटा, ये सेम होता है, ये कहते हैं मोदीगिलानी साहब। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि देखिए ये टुडे, टुडे का मतलब ये होता है आज, जीरो पीरियड, और ये उन्होंने 1 ईयर, ये 1 ईयर के बाद इन्होंने क्या कहा, 1 ईयर के बाद सपोज करो यहाँ पे मार्केट प्राइस पर शेयर 1 साल के बाद P1 है, और डिविडेंड पर शेयर 1 साल के बाद D1 है। तो 1 साल के बाद ये P1 है और 1 साल के बाद ये D1 है, तो भाई आज की प्राइसेस क्या होगा, जबकि डिजायर्ड रिटर्न उनकी कितनी थी, डिजायर्ड रिटर्न उन्होंने कहा कि डिजायर्ड रिटर्न को हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को हम क्या कहते हैं, KE। तो उनकी मार्केट प्राइस आज का, टुडे मार्केट प्राइस पर शेयर, उन्होंने कहा इसकी प्रेजेंट वैल्यू, तो P1 डिवाइडेड D1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस KE। अगर आज की प्राइसेस को अगर P0 से रिप्रेजेंट कर दिया जाए, आज की प्राइसेस को हम क्या से रिप्रेजेंट कर दें, P0 से रिप्रेजेंट कर दें, आज की प्राइसेस को P0 से रिप्रेजेंट कर दें, तो भाई यहाँ पे क्या होगा, ये P1 प्लस D1 इक्वल टू, अगर P0 से आज की प्राइसेस गल दिया जाए तो P0 1 प्लस KE माइनस ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, और P1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, P0 1 प्लस KE माइनस D1, ये आपकी मार्केट प्राइस पर शेयर हो जाएगा, मार्केट प्राइस पर शेयर आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद ये वाली मार्केट प्राइस आपके पास आ जाएगा, ये वाली मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस आफ्टर 1 ईयर इज दिस। तो इनकी एजम्पशंस क्या होता है कि रिस्क फैक्टर हमेशा सेम होता है, डिजायर रिटर्न हमेशा सेम होता है, फ्यूचर में आपका जो डिविडेंड है वही होता है, और पैसा जो मार्केट से रेज करते हैं वो हमेशा आपको उसमें कोई फ्लोटिंग कॉस्ट नहीं लगता है, कोई ब्रोकरेज कॉस्ट नहीं लगता है, कोई टैक्स नहीं होता है। इस केस में इन्होंने अपनी थ्योरी को दिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इन्होंने क्या लिखा हुआ है देखिए, एज पर MM मॉडल मोदीगिलानी मिलर मॉडल देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन डिविडेंड पॉलिसी एंड वैल्यू ऑफ फॉर्म। इट स्टेट दैट whether dividend is paid or dividend is not paid, value of the firm remain same, फिर उन्होंने क्या कहा, करंट मार्केट प्राइस इक्वल टू P0 दिस, आइए उन्होंने प्रूव किया। उसकी लॉजिक उन्होंने क्या बताया कि आज यहाँ पे सपोज कीजिए टुडे इसका मतलब करंट, आफ्टर 1 ईयर, ये आपके पास क्या आ गया, आफ्टर 1 ईयर, तो इसको आप P1 मान लो, एक डिविडेंड 1 साल के बाद मार्केट प्राइस, इसकी प्रेजेंट वैल्यू मार्केट प्राइस टुडे होगा, P0 का मतलब मार्केट प्राइस टुडे, तो P1 प्लस D1 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस KE। तो P1 की वैल्यू यदि निकालनी है तो क्या हो जाएगा, P1 की वैल्यू P0 1 प्लस KE, P1 प्लस D1, और P0 1 प्लस KE माइनस D1 इक्वल टू P0 P1 हो जाएगा। तो दिस इज द मार्केट प्राइस आफ्टर 1 ईयर एज पर मोदीगिलानी मिलर मॉडल। अब इस थ्योरी को अच्छे से समझा जा सकता है जब इस पे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब आपको अच्छे से और समझा जा सकता है। इनकी एजम्पशन है, स्लाइड में भेज दूंगा आज। क्या एजम्पशन है देखिएगा, द फर्म ऑपरेट्स इन अ परफेक्ट कैपिटल मार्केट in which all investors are rational, information of freely available,
मैंने किसी भी कंपनी के बारे में सारी इन्वेस्टर को इजीली सारी चीज़ें जानकारी रहता है और वो इजीली वो किसी कैपिटल में इन्वेस्टमेंट के बारे में आइडेंटिफाई कर सकता है और इन्वेस्ट कर सकता है बिना किसी फ्लोटिंग कॉस्ट का। फिर देखिए उनकी एजम्पशन है देयर इज ए नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं होता। अल्टरनेटिवली देयर आर नो डिफरेंस इन द टैक्स रेट अप्लीकेबल कैपिटल गेन्स एंड डिविडेंड, कोई डिफरेंस नहीं होता है। द फर्म इज अ फिक्स इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, देयर इज ए नो फ्लोटेशन कॉस्ट, कोई ब्रोकरेज नहीं होता है। रिस्क इज अनसर्टेन, डज नॉट एग्जिस्ट, मैंने हमेशा सेम सिचुएशन रहता है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं रहता, कोई रिस्क नहीं होता है। इन्वेस्टर आर एबल टू फोरकास्ट फ्यूचर प्राइसेज डिविडेंड विद सर्टेनिटी एंड वन डिस्काउंट रेट अप्रोप्रिएट फॉर द दिस, सारे के लिए एक डिस्काउंट रेट होता है। ये चीज़ें मोदी गिलानी साहब कहते हैं, ठीक है। अब आप देखिए वही चीज़ें जो करंट मार्केट प्राइस के बारे में बताया था। अब एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन को पढ़िएगा, इस क्वेश्चन को करके मैं आप लोग को समझाऊंगा। प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 5 पार्ट है इसका, लेकिन 5 पार्ट्स को करने के लिए आपको सिर्फ ये वाली पार्ट्स क्वेश्चन का पूछा जाता, तो वही ये सारी कामें आपको करना पड़ता, सारी कामें आपको करना पड़ता। सिर्फ एक पार्ट ये वाली, तो ये वाली निकालने के लिए सारी चीज़ें आपको चाहिए। क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है। एंजल लिमिटेड बिलोंग अ रिस्क क्लास विच इज अप्रोप्रिएट कैपिटलाइजेशन रेट इज 10%। एप्रोप्रिएट कैपिटलाइजेशन रेट इज 10%, कैपिटल उठाने का रेट 10% है, कैपिटल रेज करने का रेट 10% है। इसका मतलब आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी यहाँ पे कितनी हो गई, एकदम इस क्वेश्चन को टाइम लगा के प्लीज समझिएगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इस क्वेश्चन में आपका कितनी है, 10% है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% है, एप्रोप्रिएट कैपिटलाइजेशन रेट 10%, ठीक है, 10% है। इट हैज करेंटली 1 लाख शेयर, करंट मार्केट प्राइस कितनी है, करंट नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर ये 1 लाख है, करंट नंबर ऑफ शेयर 1 लाख है। सेलिंग ₹100, अभी उसको सेल किया जा रहा है, मैंने आपको ये नंबर ऑफ शेयर हो गया P0, अभी उसको कितने प्राइस में सेल किया जा रहा है, 100 रुपीज में। द फर्म इज कंटेम्पलेटिंग द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड ₹6, कंपनी ने ये डिक्लेयर कर दिया कि हम 6 रुपया डिविडेंड देंगे, तो अभी डिक्लेयर किया तो अगले साल पेमेंट करेगा, तो दिस इज योर D1 उन्होंने कहा कि कितना डिविडेंड देंगे, ये ₹6 डिविडेंड देंगे पर शेयर फिजिकल ईयर, which has just begun answer the following question of मोदी गिलानी मिलर मॉडल। मोदी गिलानी मिलर मॉडल के बेसिस पे आपको आंसर देना है। What will be the price of the share at the end of the year if dividend is not declared? अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया होता तो क्या प्राइस होता 1 साल के बाद। उन्हें कहने का मतलब आपको यहाँ की प्राइसेस तो दी हुई है ₹100, ये 1 ईयर के बारे में बात बोला, यहाँ का D1 दिया हुआ है ₹6, नंबर ऑफ शेयर दी हुई है 1 लाख, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछी गई कि यहाँ की प्राइसेस क्या होगा अगर डिविडेंड नहीं होता तो। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर, अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो प्राइस क्या होगा, यह क्वेश्चन। फिर आपको assume that the firm paid dividend has a net income of ₹10 लाख, कंपनी ने डिविडेंड पेमेंट किया और टोटल इनकम क्या है 10 लाख है। एंड मेक न्यू इन्वेस्टमेंट, नए इन्वेस्टमेंट को आपको 20 लाख का करनी है, 20 लाख का इन्वेस्टमेंट करनी है ड्यूरिंग द पीरियड। हाउ मेनी न्यू शेयर बी इशूड, कितना नए शेयर इशू करेंगे, और ये क्वेश्चन बाद में बोलूँगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ द शेयर, मैं आपको लास्ट पार्ट करने जा रहा हूँ, लास्ट पार्ट जो सबका आंसर देगा, एक एक करके प्लीज कंसंट्रेट करके बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। हाँ जी कंगना क्या हाल है, प्रणाम सर प्रणाम,
चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बेटा। सुनिए, हम आपको निकालने जा रहे हैं वैल्यू ऑफ द फॉर्म, वेदर डिविडेंड इज पेड और डिविडेंड इज नॉट पेड। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फॉर्म, whether dividend is paid and dividend is not paid। अगर डिविडेंड पे करेंगे तब और डिविडेंड नहीं पे करेंगे तो वैल्यू ऑफ द फॉर्म क्या होगा। वेदर डिविडेंड इज पेड और डिविडेंड इज नॉट पेड, वैल्यू ऑफ द फॉर्म क्या होगा, ये चीजें हम निकालने जा रहे हैं। प्लीज अब देखिएगा, दो चीजें हम निकालेंगे यहां पे। एक तो यहां पे डिविडेंड पेड, हम एक निकालें डिविडेंड पेड, और दूसरा निकालेंगे डिविडेंड नॉट पेड, नॉट पेड। ये थोड़ा सा जगह ज्यादा ले लिया जाए इसको, डिविडेंड नॉट पेड। डिविडेंड पेड और डिविडेंड नॉट पेड। अब सुनिए एकदम अच्छे से, सबसे पहले हम P1 निकालेंगे जो पहले दोनों पार्ट में पूछी गई थी। व्हाट इज द प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर इफ डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर, डिविडेंड नहीं दिया और डिविडेंड डिक्लेयर किया तो। अब सुनिए, यहां पे फॉर्मूला होता है P0 1 प्लस KE माइनस D1, P0 1 प्लस KE माइनस D1। अब देखिएगा यहां पे आपको P1 निकालनी है। P0 करंट मार्केट प्राइस कितनी है, 100 रुपया है। KE कैपिटल उठाने का रेट क्या है, 10% है। तो यहाँ पे ₹100 1 प्लस 0.10 माइनस ₹6 डिविडेंड पेड, इसमें डिविडेंड पेड होगा। तो ये आपका हो जाएगा ₹110 माइनस ₹6 दैट इक्वल टू ₹104। जब डिविडेंड पेमेंट करेंगे तो मार्केट प्राइस पर शेयर 104 होगा, ये बताया। फिर अगर यहाँ पे हम क्या रखेंगे, P1 ₹100 1 प्लस 0.10 माइनस ₹6 है, यहाँ पे ₹6 है। भाई डिविडेंड नॉट पेड बोला है तो नॉट पेड बोला तो 0 होगा यहाँ पे। अब बताइए कितना हो जाएगा, ये ₹110 माइनस 0, ये ₹110 हो जाएगा। बताइए फर्स्ट दोनों पार्ट का आंसर आप लोग को समझ आया कि नहीं। हाँ जी विवेक, ओम, दीपू बताइए फर्स्ट दोनों पार्ट आप लोग को समझ आया कि नहीं। कंगना, डिविडेंड पेड और डिविडेंड इज नॉट पेड दोनों पार्ट समझ आया कि नहीं आया बेटा। फर्स्ट दोनों पार्ट आप लोग को समझ आया कि नहीं, आ गया, क्लियर हो गया। अब सुनिए ये दोनों पार्ट समझ, विवेक, ओम, हरप्रीत समझ आ गया, दीपू, विवेक। अब सुनो ओम, अरे सिंपल सी फॉर्मूला है, ये वाली फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था यहाँ पे। इस फॉर्मूला से क्या होता है, P1 P0 1 प्लस KE माइनस D1, ये आपका होता है। ये आज की प्राइसेज अगर 100 रुपया है, 10% कैपिटलाइजेशन रेट है, माइनस D1 अगर दिया है तो डिविडेंड पेड तो 6 हो जाएगा। तो कितना 110 माइनस 6 104 हो जाएगा। और डिविडेंड नहीं पे करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो 110 हो जाएगा। यही चीज़ें मैंने यहाँ पे बनाई है। हाँ जी, सबको क्लियर हो गया। अब सुनिए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी की इनकम कितनी है, 10 लाख है। अर्निंग कितनी है कंपनी की, अर्निंग 10 लाख है। कंपनी की इनकम कितनी है, 10 लाख। कंपनी के पास इनकम 10 लाख है। इन्वेस्टमेंट करनी है 20 लाख की। इनकम उनकी 10 लाख की है, इन्वेस्टमेंट आपको 20 लाख की करनी है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अर्निंग उनकी 10 लाख की है, इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है, 20 लाख की करनी है। इन्वेस्टमेंट उनको 20 लाख की करनी है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि आप बताइए 10 लाख की अर्निंग है, 20 लाख की इन्वेस्टमेंट है, कितने नए शेयर इशू करेगा, नए शेयर कितना इशू करेगा। ये वाली पॉइंट को मेन समझनी है। कंपनी के पास अर्निंग आपको 10 लाख की है, इन्वेस्टमेंट करनी है 20 लाख, तो कितना नए शेयर इशू करेगा, ये वाला को समझिए। अब आपको यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। टोटल अर्निंग आपके पास कितनी है, ₹10 लाख, ₹10 लाख दोनों केसेस में। डिविडेंड पेड भाई 1 लाख शेयर होल्डर्स है और 6 रुपए के रेट से आपने डिविडेंड दिया, क्योंकि इस केस में तो डिविडेंड पे किया ना भाई। टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना था, 1 लाख था। कंपनी के पास 1 लाख शेयर था और 6 रुपए के रेट से डिविडेंड दिया, तो यहाँ पे 6 लाख रुपीज आपने डिविडेंड पेमेंट किया। इस केस में आपने डिविडेंड पेमेंट नहीं किया। तो भाई जब यहाँ पे 6 लाख डिविडेंड पेमेंट किया, तो बाकी जो पैसा बचता है उसको कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग आपके पास कितनी हो गई, यहाँ पे 4 लाख रुपया हो गया, यहाँ पे 10 लाख रुपया हो गया। हाँ जी क्लियर हुआ, हाँ जी क्लियर हुआ। यहाँ तक बताइए सारे बच्चों को क्लियर है। हाँ जी हरप्रीत, दीपो, ओम। रिटर्न अर्निंग कुछ जो पैसा बचा लिया, 4 लाख 10 लाख, बहुत अच्छा। विवेक, रिटर्न अर्निंग इतना आ गया। अब बताइएगा अमाउंट रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट कितना है बेटा, अमाउंट रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट, आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करनी है सुनिएगा। 10 लाख की अर्निंग है, 20 लाख इन्वेस्ट करनी है, क्वेश्चन में बोला है। तो क्वेश्चन बोला है, अब बताइए 10 लाख की अर्निंग है, 20 लाख का इन्वेस्टमेंट करनी है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 लाख। यहाँ पे कितनी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, 20 लाख। अब बताइए 4 लाख रुपया आपके पास है, 10 लाख रुपया आपके पास है, 20 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है, 20 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है। बताइए न्यू एडिशनल कैपिटल आपको कितना उठाना पड़ेगा, बताइए। एडिशनल इक्विटी कैपिटल, एडिशनल न्यू इक्विटी कैपिटल रिक्वायर्ड टू रेज, एडिशनल इक्विटी कैपिटल रिक्वायर्ड टू रेज। अब सुनिएगा 4 लाख ऑलरेडी आपके पास है, 20 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है। 4 लाख ऑलरेडी आपके पास है, 20 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है, तो टोटल आपको नए कितना पैसा और चाहिए बताइए। 20 लाख इन्वेस्टमेंट करनी है, 4 लाख है, तो यहाँ पे 16 लाख रुपया चाहिए आपको, 16 लाख रुपया चाहिए। यहाँ पे 10 लाख रुपया है, 20 लाख आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, तो 10 लाख रुपया आपको चाहिए, 10 लाख रुपीज आपको चाहिए। हाँ जी पॉइंट क्लियर हो गया बेटा, ओम क्लियर। यहाँ पे 16 लाख, यहाँ पे 10 लाख रुपया चाहिए। मोदी गिलानी साहब क्या कहते हैं, इसको एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे समझो, बाकी सारी क्वेश्चन इसी कंसेप्ट में है। हरप्रीत, सारी क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे है भाई। आपको
यहाँ पे 16 लाख इन्वेस्ट करनी है, यहाँ पे 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करनी है। ये क्लियर हो गया। अब सुनिए, मोदी एमएम मॉडल क्या करता है कि जितना भी पैसा चाहिए, जितना भी पैसा चाहिए वह पैसा हम मार्केट प्राइस के रेट से उठा लेंगे, मार्केट प्राइस के रेट से उठा लेंगे। जितना भी पैसा चाहिए वो मार्केट प्राइस के रेट से उठा लेंगे। तो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, प्लीज देखिएगा, यहाँ पे दो केसेस को लेके मैं आगे बढ़ रहा हूं। एक तो केसेस है डिविडेंड पेड और दूसरा केसेस है डिविडेंड नॉट पेड। न्यू इक्विटी आपने न्यू इक्विटी कैपिटल आपका कितना का है, न्यू इक्विटी कैपिटल ये इनको 16 लाख रुपया चाहिए और ये इनको 10 लाख रुपया चाहिए, जो कि मैंने यहां से उठाया 16 लाख और 10 लाख। हाँ जी, क्लियर हो गया। न्यू इक्विटी आपको 16 लाख 10 लाख रुपया चाहिए। यहाँ पे बताइए मार्केट प्राइस पर शेयर क्या था, यहाँ पे 104, यहाँ पे 110, तो यहाँ पे ₹104, यहाँ पे ₹110। इतना तक समझ आ गया। अब देखिएगा न्यू नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा, आप बताइएगा बेटा। यहाँ पे न्यू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, भाई आपका यहाँ पे 16 लाख रुपया था चाहिए, 104 रुपया की रेट से आप उठाएंगे तो नए नंबर ऑफ शेयर इतना ही आएगा ना। यहाँ पे मुझे 10 लाख रुपया उठानी है, किसके रेट से उठाएंगे, 110 के रेट से उठाएंगे। न्यू नंबर ऑफ शेयर आ गया ना। अब एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर कितना था बताइए, एग्जिस्टिंग शेयर्स 1 लाख का था, एग्जिस्टिंग शेयर 1 लाख का था। यहाँ पे एग्जिस्टिंग शेयर आपको 1 लाख था, टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा आप बताइएगा। टोटल नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर बेटा आपने नए उठाया 16 लाख 104 के रेट से, पुराना आपके पास 1 लाख था। नए आपने उठाया 10 लाख 110 के रेट से और 1 लाख आपके पास पहले से था, टोटल नंबर ऑफ शेयर। अब आपको मैं बता रहा हूं वैल्यू ऑफ द फॉर्म बता रहा हूं, वैल्यू ऑफ द फॉर्म। वैल्यू ऑफ फॉर्म, वैल्यू ऑफ फॉर्म क्या होता है, मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर, दिस इज द वैल्यू ऑफ द शेयर। मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर। तो भाई मार्केट प्राइस पर शेयर तो 104 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 104। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर तो ये 16 लाख डिवाइडेड बाई 104 प्लस 1 लाख। यहाँ पे मार्केट प्राइस 110 है ना, तो यहाँ पे 110, 10 लाख डिवाइडेड बाई 110 प्लस 1 लाख, ये हो जाएगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे, यहाँ पे मैंने डिवाइड करके क्यों नहीं लिखा था, क्योंकि मल्टीप्लाई से कट जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा 1,20,00,000। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी ₹1,20,00,000। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, इस केस में और इस केस में, दोनों के केस में वैल्यू आपका सेम है कि नहीं है, बताइए आप। दोनों के केसेस में वैल्यू आपका सेम है कि नहीं है, चाहे डिविडेंड पेमेंट किया गया चाहे डिविडेंड पेमेंट नहीं किया गया, दोनों में वैल्यू आपका सेम आया कि नहीं आया। हाँ जी बताइए, ओम, कंगना, दीपू,
विवेक, हरप्रीत, बताइए दोनों में वैल्यू आपका सेम आया कि नहीं आया बेटा, प्लीज बताएंगे आप। हाँ जी, दोनों में वैल्यू सेम है ना। तो यही कहता है मोदी गिलानी साहब, चाहे डिविडेंड पेमेंट करें चाहे डिविडेंड पेमेंट नहीं करें, वैल्यू ऑफ द फॉर्म हमेशा क्या होता है, सेम होता है एज पर मोदी गिलानी मिलर मॉडल। हाँ जी बेटा, क्लियर, समझ आया कि नहीं आया आप लोग को, बताइए हरप्रीत। हाँ जी ठीक है, बहुत अच्छा। दीपू, सेम हो गया। चाहे डिविडेंड पेमेंट करें चाहे डिविडेंड पेमेंट नहीं करें। हाँ जी, अब सुनना, वैल्यू ऑफ द फर्म का मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर। तो मार्केट प्राइस पर शेयर 104 था, टोटल नंबर ऑफ शेयर आपका इतना था, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू ऑफ द फर्म हो जाएगा। यहाँ पे मार्केट प्राइस पर शेयर 110 था और टोटल नंबर ऑफ शेयर इतना था, मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा। देखिए प्रैक्टिकली जो एजम्पशन इन्होंने माना है उस एजम्पशन पे प्रूव किया है, तभी तो हम पढ़ते हैं। तो जो एजम्पशन इन्होंने मानी है उस एजम्पशन को लेकर आगे बढ़ते हैं, तब हम ये प्रूफ हो जाता है कि सही है, ठीक है। अदरवाइज ये तो नहीं होता है, क्योंकि इनकी एजम्पशन ये है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि इसको एजम्पशन, इसकी वैल्यूएशन को नहीं ठीक करता है। तो इनकी जो फैक्टर्स कौन कौन सा है, ये मानते हैं कि टैक्स रेट नहीं होता है, वो गलत है, टैक्स रेट तो होता है। ये मानते हैं कि फ्लोटिंग कॉस्ट नहीं होता है, फ्लोटिंग कॉस्ट होता है। ये मानते हैं कि ब्रोकरेज नहीं होता है, इशू कॉस्ट नहीं होता है, वो जबकि सब प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। तो जिस बात को मानते हैं कि भाई नए इक्विटी शेयर इशू करनी है, आपसे शेयर होल्डर सेटिस्फाइड है, आप नोटिस बोर्ड पे आप लगा दीजिए नोटिस, इक्विटी शेयर होल्डर अपने आप आपको कंपनी में जाके पैसा दे देगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन इनकी जो एजम्पशंस है उस एजम्पशंस के बेस पे हमको प्रूव कर किया कि भाई चाहे मार्केट प्राइस डिविडेंड पे करें चाहे नहीं करें, वैल्यू ऑफ द फर्म हमेशा क्या होता है, सेम होता है। इनकी स्टेप आपको माइंड में रखना पड़ेगा। माइंड में क्या रखना पड़ेगा कि सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर निकालना पड़ेगा, बहुत आसान तरीका है, ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर निकालने का। फिर टोटल अर्निंग कितनी है, ये स्टेप सिस्टमेटिकली ये स्टेप है, वो स्टेप आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक दो बार तब आ जाएगा। टोटल अर्निंग कितनी है, 10 लाख की है, यहाँ पे 10 लाख की है। भाई डिविडेंड कितना पे किया, इतना। तो अर्निंग से डिविडेंड को हटाओगे तो आपके पास रिटेन अर्निंग आ जाएगा। ये आपकी रिटेन अर्निंग कि कंपनी कितना पैसा बचाई। उसके बाद अमाउंट रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट, कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करनी है, 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करनी है। 4 लाख है, 16 लाख नए कैपिटल उठाएंगे। यहाँ पे 10 लाख है, 20 लाख इन्वेस्ट करनी है, 10 लाख नए कैपिटल उठाएंगे। ये चीज़ है यहाँ। अब बताइए, जो पैसा उठाएंगे कोई फ्लोटिंग कॉस्ट नहीं, कोई ब्रोकरेज नहीं, कोई टैक्सेस नहीं, उसी रेशियो से, उसी मार्केट प्राइस से उठाएंगे जो मार्केट प्राइस आपने निकाला है। तो मार्केट प्राइस आपने कितना निकाला था, यहाँ पे 104 के रेट से यहाँ पे उठाएंगे, 110 के रेट से यहाँ पे उठाएंगे। तो 104 110, तो ये नंबर ऑफ शेयर हो जाएगा। पुराना नंबर ऑफ शेयर 1 लाख था, नए नंबर ऑफ शेयर आपको इतना हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ शेयर हो गया। कंगना, मार्केट प्राइस पर वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होता है, मार्केट प्राइस पर शेयर, नंबर ऑफ शेयर। मार्केट प्राइस आपके पास आ गया, नंबर ऑफ शेयर आपके पास है, तो वैल्यू ऑफ द फर्म आ गई 1,20 लाख। हाँ जी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा, बताइए। हाँ जी कंगना, क्लियर हो गया, एकदम स्टेप क्लियर है आप लोग को। हाँ जी, सारी स्टेप्स क्लियर है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने लिखकर बताया है, ये वाली क्वेश्चन देखते हैं बेटा।
सेम उसी टाइप की क्वेश्चन है। चलिए अब ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इसी टाइप का बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा आप लोग को। इसमें क्वेश्चन क्या बोला है प्लीज इस समझिएगा। अ केमिकल कंपनी बिलोंग अ रिस्क क्लास विच एप्रोप्रिएट प्राइस अर्निंग रेशियो 10। अब सुनिए, इन्होंने कहा कि एप्रोप्रिएट प्राइस अर्निंग रेशियो 10 है, प्राइस अर्निंग रेशियो 10 है। तो प्राइस अर्निंग रेशियो अगर 10 है तो भाई हमारा ये क्यों देता है प्राइस अर्निंग रेशियो? कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगा बेटा? 1 अपॉन प्राइस अर्निंग रेशियो, 1 अपॉन प्राइस अर्निंग रेशियो इंटू 100। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए दिया तो ये आपका कितना हो गया? 10 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। तो यहाँ पे एक वर्किंग नोट आप निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। यहाँ पे एक वर्किंग नोट हो गया आपके पास, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्राइस अर्निंग के बेसिस पे, ठीक है। दूसरा, उन्होंने कहा कि 50,000 करेंटली शेयर है, नंबर ऑफ इक्विटी कितनी है? इक्विटी शेयर उन्होंने कहा कि 50,000 इक्विटी शेयर है। टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितनी है? 50,000। सेलिंग एट ₹100, आज की मार्केट प्राइस कितनी है? ₹100 है। सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा है। द फर्म इज कंटेम्पलेटिंग टू डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड ₹8। तो डिक्लेयर किया डिविडेंड 8 रुपया देने का, तो अभी डिक्लेयर किया तो साल के एंड में 8 रुपया देगा, तो साल के एंड में देगा। ये वाली करंट मार्केट प्राइस है, लेकिन साल के एंड में देगा तो वो क्या हो जाएगा? D1। अब वो D1 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। वो D1 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा पर शेयर एट द करंट फिजिकल ईयर जस्ट एंडेड। गिव द एग्जाम्पशन ऑफ मोदी गिलानी मिलर। आपको मोदी गिलानी मिलर मॉडल का आंसर देनी है। व्हाट विल बी द एंड ऑफ द मार्केट प्राइस पर शेयर एंड ऑफ द ईयर? इफ डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर, डिविडेंड इज डिक्लेयर। आपको P1 का प्राइस पूछा है, साल के एंड में क्या प्राइस होगा? तो क्या प्राइस होता है? 1 + KE - D1, यही फॉर्मूला समझाता ना। तो उन्होंने कहा कि अगर डिविडेंड देंगे तो क्या होगा, डिविडेंड नहीं देंगे तो क्या होगा। तो सारी चीजें तो दी हुई है, यहाँ पे 100 दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल गया, डिविडेंड दे दिया, निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं बताइए? 2 केसेज है, डिविडेंड पेड, डिविडेंड नॉट पेड। तो यहां पे P1 कितना होगा? 100, 1 + 0.10 माइनस D1, तो यहां पे 8, 100, 1 + 0.10 माइनस 0, ये 102 हो जाएगा। 110 माइनस 0, ये 110 हो जाएगा। हाँ जी बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया? अब सुनिए, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। एज्यूम दैट द कंपनी पे डिविडेंड हैविंग अ नेट इनकम 5 लाख। नेट इनकम कितनी है? डिविडेंड डिक्लेयर किया, डिविडेंड डिक्लेयर, नई इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है? इतना। ये आपकी अर्निंग है, ये आपका डिविडेंड है। एक आपकी अर्निंग है, एक आपका इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट, आपको ये इन्वेस्टमेंट करनी है। तो आप बताइए कि नए शेयर कितना इशू करना पड़ेगा, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना होगा, ये तो पूछा जा सकता है। और दोनों की वैल्यू सेम होगा, ऐसे प्रूव करनी है आपको। दोनों का वैल्यू क्या होगा बेटा? सेम होगा, यह आपको प्रूव करनी है। नए शेयर कितना इशू करेंगे और दोनों की वैल्यू सेम होगा, ऐसे प्रूव करनी है। आगे बढ़ा जाए।
उसी तरह सेम पहले के जैसे करनी। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ द फॉर्म वेदर डिविडेंड इज पेड और डिविडेंड इज नॉट पेड। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फॉर्म इफ dividend is declared and dividend is not declared। अगर डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे तब और डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेंगे तब वैल्यू ऑफ द फॉर्म क्या होगा वो निकालनी है। डिविडेंड डिक्लेयर, डिविडेंड नॉट डिक्लेयर। अब सुनिए, डिविडेंड इज पेड, डिविडेंड इज नॉट पेड, ये दो केसेस हैं। आप लोग प्लीज बनाइए टेबल बनाओ बेटा, टेबल बनाओ। डिविडेंड डिक्लेयर, एक बार टेबल बनाओ मेरे साथ। एक बार टेबल बनाओ मेरे साथ। डिविडेंड इज पेड, डिविडेंड इज नॉट पेड। अब सुनिए, यहां पे P1 निकालनी है, P0 1 प्लस KE माइनस D1। अब सुनिए, P1 यहाँ पे 100 है, 0.10 है, यहाँ पे 8 है, तो 110 माइनस 8 ये आपको 102 हो जाएगा। यहाँ पे P1 यहाँ पे 100, 1 प्लस 10 माइनस 0, 110 माइनस 0 110 हो जाएगा। तो आपके पास दो चीजें आ गई, डिविडेंड डिक्लेयर, डिविडेंड नॉट डिक्लेयर। अब इसके बाद बताइए कौन सा स्टेप होता है? टोटल अर्निंग। क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल अर्निंग कितनी दी हुई है बताइए। टोटल अर्निंग उन्होंने 5 लाख दिया हुआ है। यहां पे रुपीज 5 लाख है, यहां पे रुपीज 5 लाख है, टोटल अर्निंग 5 लाख है। डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड सर 50,000 शेयर था और 8 रुपए के रेट से आपने डिविडेंड दिया, तो यहां पे 4 लाख रुपया डिविडेंड दे दिया। अब बताइए रिटेन्ड अर्निंग कितनी होगी? अर्निंग यहां पे रुपीज 1 लाख, यहां पे रुपीज 5 लाख। यहां तक एकदम अच्छे से समझ आ गया आप लोग को? यहां पे रुपीज 1 लाख, यहां पे रुपीज 5 लाख। हाँ जी एकदम अच्छे से। यहां पे रुपीज 1 लाख आ गया और यहां पे रुपीज 5 लाख हो गया। ये आपका रिटर्न अर्निंग हो गया। कैपिटल टोटल इन्वेस्ट, न्यू कैपिटल अमाउंट रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट कितना होगा? अमाउंट रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट, कितनी इन्वेस्ट, कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करनी है? क्वेश्चन में देखिए, यहां पे क्वेश्चन बोला है कि 10 लाख रुपया अमाउंट इन्वेस्ट करनी है, 10 लाख रुपया। तो यहां पे क्या लिखोगे? 10 लाख। यहां पे क्या लिखोगे? 10 लाख रुपया आपको इन्वेस्टमेंट करनी है।
न्यू इक्विटी कैपिटल कितना होगा बताइएगा। न्यू इक्विटी कैपिटल भाई 1 लाख आपके पास है रिटर्न अर्निंग, 1 लाख आपके पास रिटर्न अर्निंग है, 10 लाख आपको इन्वेस्ट करनी है, 5 लाख रिटर्न अर्निंग है, 10 लाख इन्वेस्ट करनी है। यहाँ पे 9 लाख रुपीज आप इन्वेस्ट करोगे, 9 लाख रुपीज आपको चाहिए। यहाँ पे रुपीज 5 लाख रुपीज आपको चाहिए। तो ये 5 लाख हो गया, ये 9 लाख हो गया। हाँ जी क्लियर हो गया बेटा। ये 5 लाख और 9 लाख ये क्लियर हो गया। यहाँ पे आपको 9 लाख रुपए चाहिए, यहाँ पे आपको 5 लाख रुपए चाहिए। हाँ जी क्लियर हो गया, यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया मोदी ग्रानी मिलर मॉडल। अब आप देखिए यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर्ड नॉट डिक्लेयर। न्यू इक्विटी कैपिटल कितनी है भाई? यहां पे रुपीज 9 लाख, यहां पे रुपीज 5 लाख। ये मैंने यहां से लाया, यहां से लाया 9 लाख और 5 लाख, एकदम अच्छे से आ गया न्यू इक्विटी कैपिटल। अब देखो मार्केट प्राइस पर शेयर यहां पे कितना था 102, 110, यहां पे 102, यहां पे 110। तो यहां पे रुपीज 102 है, यहां पे रुपीज 110 है, यहाँ पे रुपीज 102 और यहाँ पे नंबर 1। नए न्यू इक्विटी शेयर कितना होगा? नए न्यू इक्विटी शेयर्स भाई 9 लाख रुपया मुझे उठानी है 102 के रेट से। भाई 5 लाख रुपया में उठानी है 110 के रेट से। नए नंबर ऑफ शेयर हो गया, नए नंबर ऑफ शेयर हो गए। एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कितना था? इक्विटी शेयर ये आपको 50,000 था। एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर 50,000, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर 50,000, टोटल एग्जिस्टिंग शेयर 50,000, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर 50,000। टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया बताइए आप? टोटल नंबर ऑफ शेयर भाई 50,000 पुराना था, 9 लाख हमें उठाया 102 के रेट से। यहाँ पे 50,000 हमारे पास पुराने थे, 5 लाख हमने उठाया 110 के रेट से। तो ये टोटल नंबर ऑफ शेयर हो गया। अब आपको क्या निकालनी होती है इसके बाद? आप लोग लिखते जाओ, लिखते जाओ। वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगा आपको? मार्केट प्राइस पर शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो भाई मार्केट प्राइस पर शेयर तो ये है ना 102 रुपया, 110 रुपीज। तो यहाँ पे 102 इंटू 50,000, 9 लाख 102, यहाँ पे 110, 50,000, 5 लाख 110। अब बताइए कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पे?
विवेक ने पहले ही निकाल दिया था 60 लाख आएगा। हाँ जी बताइए, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया आप लोग को? हाँ जी बताइए, मोदी गिलानी मिलर समझ आया कि नहीं? हाँ जी, मोदी गिलानी मिलर मॉडल समझ आया कि नहीं आया बेटा आप लोग को? क्लियर हो गया एकदम अच्छे से? हाँ जी क्लियर हो गया? कोई डाउट? हरप्रीत, दीपो, ओम, विवेक, क्लियर हो गया बेटा? चलिए अच्छी बात है, मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ आ गया होगा। अब हम आपकी स्टडी मटेरियल की क्वेश्चन देखते हैं एक बार। स्टडी मटेरियल की क्वेश्चन को देखते हैं। ये मोदी गिलानी मिलर मॉडल साहब है, जो मैंने बोला वही चीजें सर है। 1961 में उन्होंने एक अपना फॉर्मूला बताया, जो मैंने यहाँ पे बताया था ना वही चीजें इन्होंने बताया। अब देखिए इसको मैंने ड्राइव किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P0 1 प्लस के ई के ई एक्चुअली P1 प्लस D1। अगर आपको P1 निकालनी है तो क्या लिखेंगे? P0 1 प्लस के ई माइनस D1। यही फॉर्मूला मैंने यूज किया था ना आप लोग की फॉर्मूला में, जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब उन्होंने ये चीज़ें इररिलेवेंट थ्योरी है उसको प्रूफ बताया है। मैं नहीं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें पूछता है एग्जाम में। एक बार सीए फाइनल में प्रूफ पूछा था, आप लोगों से नहीं पूछेगा, या मैं बता भी दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाली जो क्वेश्चंस है सेम मेरे मेथड से बनाएंगे, उन्होंने अलग सा तरीका बनाया है। ये क्या 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 करके बनाया है, आप ऐसे मत बनाना, आपको जैसे मैंने बोला है वैसे बनाना है फटाफट। यहाँ पे उन्होंने वैल्यू ऑफ द फॉर्म आपको उन्होंने क्या कहा 2 लाख है, तो इतना लंबा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या करना, सीधे आपको क्या करनी है मुझे आपको बताना है, इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं। आप क्या करना है यहाँ पे सीधे क्या लिखना, मैं आपको इतना ही दूर में मैं आंसर आपको निकाल देता हूँ। यहाँ पे डिविडेंड पेड एक मान लीजिए, डिविडेंड नॉट पेड। P1 इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, P0 1 प्लस के ई माइनस D1। हर एक क्वेश्चन में ऐसे होता है। अब सुनिएगा, P0 100 दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे 100, क्योंकि इंक का मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। 100 1 प्लस कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है 10% दिया हुआ है 0.10। डिविडेंड कितना दिया हुआ है, डिविडेंड डिक्लेयर 8 रुपीज़ दिया हुआ है, यहाँ पे 8 रुपया है, तो ये 102 रुपया हो जाएगा। और यहाँ पे 100 1 प्लस 0.10 माइनस 0 110 रुपया, ये कंप्लीट हो गया। अब सुनिए, उन्होंने कहा कि आपको टोटल अर्निंग कितनी है 20,000 रुपीज, इन्वेस्ट करनी है 24,000 की। अर्निंग कितनी है 20,000 की, 20,000 की, और डिविडेंड पे किया होगा, डिविडेंड आपने पे किया होगा, तो कितना नंबर ऑफ शेयर था पुराना नंबर ऑफ शेयर कितनी है। उन्होंने कहा कि 20,000 इक्विटी शेयर है, 20,000 पुराना इक्विटी शेयर है। तो भाई अगर 20,000 शेयर
2,000 इक्विटी शेयर है तो कितने के रेट से, 8 रुपये के रेट से, तो 16,000 रुपये हमने डिविडेंड दे दिया। तो रिटर्न अर्निंग कितनी है बताइएगा आप। रिटर्न अर्निंग कितनी हो गई, यहाँ पे 4,000 हो गई, यहाँ पे 20,000 हो गई। न्यू इन्वेस्टमेंट आपको 24,000 की करनी है। न्यू इन्वेस्टमेंट आपको नए इन्वेस्टमेंट कितने की करनी है, 24,000 की, यहाँ पे 24,000 की। न्यू इक्विटी कैपिटल कितना होगा बताइएगा, इक्विटी कैपिटल कितना होगा, यहाँ पे 20,000, यहाँ पे 4,000। पहले का टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना होगा बताइएगा, टोटल नंबर ऑफ शेयर आप देखिए यहाँ पे 2,000 पहले से था, देखना बेटा यहाँ पे 2,000 पहले से था। 20,000 रुपया हम उठाएंगे किसके रेट से, तो 102 के रेट से। यहाँ पे 2,000 शेयर पहले से था, 2,000 शेयर पहले से था। हम 4,000 रुपया उठाएंगे, 4,000 रुपीज उठाएंगे 110 के रेट से, 110 के रेट से। हाँ जी, यहां तक क्लियर हो गया। अब आपको वैल्यू ऑफ द फॉर्म क्या निकालनी होगी बताइएगा, वैल्यू ऑफ द फॉर्म, वैल्यू ऑफ फॉर्म क्या निकलेगा, वैल्यू ऑफ फॉर्म मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर, ये टोटल नंबर ऑफ शेयर है। तो वैल्यू ऑफ द फॉर्म मार्केट प्राइस कितनी है, 102 रुपया। 2,000 प्लस यहाँ पे 20,000 डिवाइडेड बाय 102, यहाँ पे 110 रुपये मार्केट प्राइस है। 2,000 4,000 डिवाइडेड बाय 110। अब बताइए कितनी मार्केट प्राइस पर शेयर होगा, ये 2,24,000। देखिए तो इस तरीका में थोड़ा सा ज़्यादा आता है, इसमें इस तरीका में थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि ये मार्केट प्राइस एंड ऑफ द ईयर में निकलता है, वैल्यू ऑफ द फॉर्म एंड ऑफ द ईयर में। ये थोड़ा सा ज़्यादा निकलता है, तो 24,000 एक्सेस निकला यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आया था, 2 लाख रुपया आया था। तो इस केस में लेकिन दोनों में वैल्यू सेम होता है, मार्केट प्राइस यहाँ पे 2 लाख, देखिए यहाँ पे इन्होंने प्रेजेंट में निकाला है, इसीलिए थोड़ा सा मैंने फर्क होता है आंसर। लेकिन एक बात आपको प्रूव करनी पड़ेगी कि दोनों में नंबर ऑफ शेयर आपका सेम होगा, ये वैल्यू सेम होगा, वैल्यू आपका दोनों में क्या होगा, सेम होगा, ये हमारा। लेकिन आपको ये वाला तरीका से आपकी मार्क वैल्यू ऑफ द फॉर्म में थोड़ा सा फर्क आता है, क्योंकि ये फॉर्मूला के बेस पे क्या डेल्टा वोल्टा ऐड करके बनाता है, ये वाला बेस्ट मेथड है ना। तो इस मेथड से आप लोग बनाना, 2 लाख वैल्यू ऑफ द फॉर्म आएगी। हाँ जी क्लियर हो गया बेटा, हाँ जी बेटा क्लियर हो गया। कंगना, दीपो, ओम, विवेक, हरप्रीत, हाँ जी क्लियर हो गया बेटा ये। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करना, रेजिडुअल मॉडल बच गया, नील ट्रस्ट मॉडल बच गया, नेक्स्ट क्लास में मैं कंप्लीट करूंगा इसको। इसको जरूर आप लोग अपने स्टडी में लेके क्वेश्चन से सारा बनाना, ओल्ड सिलेबस से।
जो मोदी गिलानी का क्वेश्चन होगा जो बनाना, ठीक है ना बेटा। चलिए ओके, कल सुबह की क्लास में हम मिलते हैं। ओके, थैंक यू क्लास। कल सुबह आपका, आज तो मार्जिनल कॉस्टिंग की कंसेप्ट हुई थी, कल सुबह आपका क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन के बेसिस पे मैं आपको प्रूफ सारी चीज़ें समझाऊंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं हम। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू।